चलिए, इकोनॉमी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम 10th क्लास की अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की किताब पढ़ रहे हैं और उसमें हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो मनी एंड क्रेडिट से एसोसिएटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कशन थी। आज हम आगे बढ़ेंगे और हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। बहुत अच्छे से हम आपको ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन समझाएंगे, उसके फिनोमेनास क्लियर कराएंगे, उसका क्या इम्पैक्ट आया इंडियन सोसाइटी पे, हम उसके बारे में बताएंगे। हम कैसे फेयर ग्लोबलाइजेशन कर सकते हैं उसके तरीके भी आपको बताएंगे। ओके, बहुत अच्छे से समझ आएगा। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। नेचुरली ग्लोबलाइजेशन में वर्ड ग्लोब इस्तेमाल हो रहा है, तो मतलब बात वर्ल्ड लेवल की हो रही होगी। सरल करके समझेंगे हम इसको, इजी करके। वर्ल्ड लेवल पर बात हो रही है, विश्व के स्तर पर बात हो रही है। बात क्या हो रही है, किन चीज़ों की हो रही है, अभी उन्हें समझ लेंगे। देखिए, आज की डेट में जब आप जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ पर मार्केट को ऑब्ज़र्व करें, देखें, तो आपको ये नज़र आएगा कि बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपके सामने होती है। डाइवर्स रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब आप ऑटोमोबाइल की ही बात कर लीजिए और आप देखिए आज आपके पास कितने ब्रांड हैं। सपोज़ कीजिए कि आपको मोटर बाइक्स की तरफ जाना है, आपके पास कितने ब्रांड हैं? आपके पास रॉयल इनफील्ड है, आपके पास होंडा है, हीरो है, टीवीएस है, सुजुकी है, आपके पास ट्रायम्फ है और कई और। देयर आर मैनी ब्रांड्स। गाड़ियों की तरफ जाइए आप, हुंडई है, किया है, फोर्ड है, फिएट है, सारी हैं जितनी भी हैं तमाम, सुजुकी है, महिंद्रा है, टाटा है, टोयोटा है, मैनी थिंग्स। अब खाने पीने की वस्तुओं की तरफ जाइए, बिस्किट्स की कितनी कंपनियां हैं अलग अलग। आप टेलीफोन नेटवर्क प्रोवाइडर्स को देखिए, कितने अलग अलग टेलीफोन नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं। इंटरनेट सर्विसेज कितने वाइडर सर्विसेज आपको ऑफ़र कर रही हैं। आप कपड़ों की ब्रांड की तरफ जाइए, देखिए कितने ब्रांड हैं, कमी है कोई? एक से एक आप ख़रीदते हैं। आप लिवाइस, स्ट्रॉस है, आप उसके भी कपड़े ख़रीदते हैं। जूतों के ब्रांड की तरफ जाइए, एडिडास है, नाइकी है, फिला है, रीबॉक है, तमाम आपको ब्रांड नज़र आएंगे। कोई भी चीज़ आप अपने चारों तरफ नज़र घुमाइए, खाने पीने की वस्तुएं, कपड़े, जूते, ऑटोमोबाइल, मोटर बाइक्स, वट एवर द थिंग। टूथपेस्ट की कितनी कंपनियाँ हैं? आपके मुंह पे यही चढ़ा हुआ है कि एक कोलगेट लिख दो लिस्ट में, लेकिन हो सकता है कि वो कोलगेट ना हो, पेप्सोडेंट हो, तो आपने एक स्टैंडर्ड नाम बना लिया कोलगेट। लेकिन शायद ये क्यों बना? क्योंकि एक समय में मेजॉरिटी पेस्ट के रूप में, टूथपेस्ट के रूप में वही होती होगी। लेकिन आज कितनी कंपनियां हैं आपको याद तक नहीं, और उसमें भी देखें तो कितनी वैरायटी है, जेल वाली है, दूसरी है, तमाम। तो इस तरह से आज हमारे पास किसी भी एक मार्केट में बहुत ही वाइडर चॉइसेस हैं गुड्स एंड सर्विसेज को सेलेक्ट करने की। देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ चॉइस बिटवीन द गुड्स एंड सर्विसेज नाउ अ डेज इन द मार्केट। पर चलिए कुछ दशक पहले की बात करते हैं, क्योंकि आप सबकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है तो मैं आप ही के तहत बातें करूँगा, कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। हम 15 साल पहले जाएं तो कितने को मोटर बाइकों के ब्रांड आपको नज़र आते थे, या कितने को कपड़ों के ब्रांड थे, या कितने की ही टूथपेस्ट अलग अलग आप सुना करते थे, एडवर्टीज़मेंट कितनी थी, या कितने ही मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर थे, बताइए। चलिए आप थोड़ी देर के लिए बताइए, आज से 15 साल पहले की बात करते हैं, कितनी कंपनीज़ के मोबाइल सेट्स थे? आपने बहुत मुश्किल नोकिया के सुने होंगे, 2-3, लेकिन आज ऐसा तो नहीं है। आज आपके पास वीवा है, रेडमी है, रियलमी है, सैमसंग है, आईफोन है, तमाम ब्रांड एग्जिस्ट कर रहे हैं। कम है ब्रांड? तो ये जो 15 साल पहले आपके पास मार्केट में कोई भी एक पर्टिकुलर गुड और सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही लिमिटेड चॉइसेस थी, आज उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए बहुत वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस हो चुकी हैं। जैसे आज तमाम कंपनियां तमाम तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑफ़र करते हैं, पर बहुत पहले की बात करें तो लोगों ने सिर्फ LIC के बारे में ही सुना था।
आज अगर प्राइवेट कंपनी की इंश्योरेंस लेनी भी हो तो उसे भी वो कहते हैं कि उस कंपनी की LIC ले ली हमने। वो ये नहीं कह पाते कि हमने इंश्योरेंस ले ली। क्यों? क्योंकि LIC मने इंश्योरेंस उनके लिए, बीमा मने LIC। तो द थिंग इज़ कि एक समय था जब हम जिन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं उन कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल थे, तो हमारे पास बहुत कुछ चूज़ करने को था नहीं, तो हमारी चॉइसेस का स्पेस बहुत ही नैरो था। लेकिन आज हमारी चॉइसेस का स्पेस बहुत वाइड है क्योंकि मल्टीपल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज के मामले में। सवाल ये आता है कि ऐसा संभव कैसे हो पाया। इसको संभव कराने में जिस चीज़ का योगदान है उसी प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ये हो पाया ग्लोबलाइजेशन की मदद से। आपके मन में विचार आएगा कि ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण की मदद से ये कैसे हो पाया। चलिए इस प्रोसेस को अब अच्छे से आराम से आपको समझाते हैं, फिर आप चीज़ों को समझ पाएंगे। देखिए, जब आप पूछेंगे मुझसे कि सर एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन को आप एक लाइन में बताना चाहें तो क्या है, एक लाइन में ग्लोबलाइजेशन है रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन इज रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज। ठीक है, बहुत ही रैपिडली मुल्कों का जुड़ना, कंट्रीज़ का आपस में जुड़ना, दैट रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्रीज इज़ कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। सवाल आता है कि ये रैपिड इंटीग्रेशन किसने करवाई। मतलब जब हम रैपिड इंटीग्रेशन की बात करते हैं, रैपिड इंटीग्रेशन इन विच कॉन्टेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट। इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर जब हम ग्लोबलाइजेशन से डील कर रहे हैं तो हम जब ग्लोबलाइजेशन को रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्रीज़ कहते हैं तो ये रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्रीज़ किस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट का जिक्र करें। देखिए, तो ये रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्रीज़ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ greater volume of trade and greater volume of investments okay, तो greater volume of trade and greater volume of investments के कॉन्टेक्स्ट में हम कंट्रीज़ की रैपिड इंटीग्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हम कंट्रीज़ की इंटीग्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, जब हमने ये कहा कि हम इसके कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन कर रहे हैं रैपिड इंटीग्रेशन की, तो असल में इंटीग्रेशन के रूप में जब कंट्रीज़ इंटीग्रेशन के ज़िक्र में आ रही हैं, इंटीग्रेशन के रूप में असल में इंटीग्रेट हुआ कौन। हमने कहा कंट्रीज़ जुड़ रही हैं, कंट्रीज़ में आखिर जुड़ कौन रहा है ये भी देखना ज़रूरी है ना। हमने कहा दो लोग जुड़ रहे हैं, आखिर जुड़ कौन रहे? एटम। एटम के लेवल पे आखिर जुड़ कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं। तो जब हम रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्रीज़ कह रहे हैं, असल में इंटीग्रेशन हो किन का रहा है? इंटीग्रेशन हो रहा है दैट इज़ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। सो प्रोडक्शंस एंड मार्केट्स का रैपिड इंटीग्रेशन हो रहा है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ग्लोबलाइजेशन इज रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्रीज, इट इज़ एक्चुअली द रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोडक्शंस एंड मार्केट्स। मार्केट्स इंटीग्रेट हो रही हैं। इसको ऐसा समझिए कि आपके पास बचपन में पढ़ने वाली एक स्लेट हुआ करती थी। उस स्लेट की एक डंडी में एक रंग के मोती और नीचे वाली डंडी में दूसरे रंग के मोती। यहाँ पर ये सारे मोती इकट्ठे हो गए हैं, ये प्रोडक्शन के मोती हैं। नीचे सारे मोती इकट्ठे हो गए हैं, वो मार्केट के मोती हैं। इस तरह से ऊपर की लड़ी में मोती जुड़ गए,
नीचे की लड़ी में मोती जुड़ गए और ये पूरा का पूरा जो स्लेट है, सिस्टम है, ये है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन में इंटीग्रेशन है किनका? कंट्रीज़ का जुड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। तो वर्ल्ड में विश्व के स्तर पर जब मुल्क तीव्र गति से, बहुत ही तेज़ी से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, ये वैश्वीकरण है। लेकिन असल में जुड़ क्या रहा है? जुड़ रहा है उत्पादन, जुड़ रहे हैं बाज़ार। बाज़ारों के जुड़ने को, उत्पादनों के जुड़ने को ही हम जुड़ना कह रहे हैं यहाँ पर। ओके, उत्पादन क्यों जुड़ा, बाज़ार क्यों जुड़े, मुल्क क्यों जुड़ पाए? इस कारण से, कारण है बहुत भव्य स्तर पर, बहुत भव्य स्तर पर व्यापार, बहुत भव्य स्तर पर निवेश। ओके, भव्य स्तर पर व्यापार, भव्य स्तर पर निवेश। तो ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ही नीड क्रिएट करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन है डिफरेंट कंट्रीज़ का इंटीग्रेट होना, द रैपिड इंटीग्रेशन। उस कॉन्टेक्स्ट में किसी भी मुल्क में दूसरे मुल्क के साथ जो इंटीग्रेट होता है वो प्रोडक्शन एंड मार्केट इंटीग्रेट होती है। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? जैसे आपका जो घर है वो दूसरे के घर के साथ जुड़ गया, तो घर से घर जुड़ा, मैंने कंट्री से कंट्री जुड़ी। लेकिन आपका घर दूसरे के घर से कैसे जुड़ा? आपके घर के पिछले कमरे की एक्सटेंशन उनके घर के पिछले कमरे की एक्सटेंशन से जुड़ी। मतलब बाज़ार और उत्पादन जुड़ रहा है। और ये क्यों जोड़ा? हमने क्यों जोड़ा? क्योंकि घर में परिवार का साइज़ बड़ा हो रहा है, सदस्य ज़्यादा हो गए हैं। तो इसीलिए, क्योंकि ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ओके, इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ें? गुड। सवाल ये आता है कि कोई भी चीज़ को करने में कोई ना कोई मेजर प्लेयर होता है। किसी भी चीज़ को फैसिलिटेट कराने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए कोई ना कोई प्लेयर होगा। यहाँ पर वो कैटलिस्ट या यहाँ पर वो प्लेयर कौन है? Here we will discuss one player very prominently in this chapter. That player is multinational corporations, MNCs, multinational corporations. We will discuss about them. Multinational corporations are the major players जिन्होंने पिछले 20 से 30 वर्षों के दौरान ही बहुत रैपिडली कंट्रीज़ को इंटीग्रेट कराया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत ही वाइड स्प्रेड मैनर में अपनी प्रोडक्शन को मैनेज किया है डिफरेंट लोकेशंस पे, और इन्होंने ही डिफरेंट मार्केट्स को अपने प्रोडक्ट्स के लिए एक्सेस किया है। मल्टीनेशनल कंपनी कॉरपोरेशंस का जो एक मेन फॉर्मेट होता है वर्क करने का, वो ये कि वो बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन करते हैं। उनके उत्पादन का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बहुत ही ग्रेट होगा। और इतने बड़े ट्रेड, इतने बड़े प्रोडक्शन पर आधारित है, इसके लिए वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा होता है। ओके, सो मेजर रोल प्लेड बाय द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, इस बात को ध्यान में रखना है। जहां मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ने ये भूमिका निभाई है, ये रोल मेजर प्ले किया है, उसी के तहत कुछ बदलाव भी हुए हैं। और वो बदलाव हैं वर्ल्ड वाइड दो बड़ी चीज़ें होना। और वो क्या है? मतलब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ये क्यों कर पाई, क्यों वो सक्षम हो पाई ऐसा करवाने में, उसका रीज़न क्या है, उसके फैक्टर क्या है? बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट होना, बहुत रैपिडली इम्प्रूवमेंट होना टेक्नोलॉजी में। सेकंड, वर्ल्ड वाइड डिफरेंट स्टेट्स यानी कि नेशंस यानी कि कंट्रीज़ या गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ में लिबरलाइजेशन आना, लिबरलाइज्ड पॉलिसी एटमॉस्फेयर एंड
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन है, द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके द्वारा लगातार ये कंपल्शन और ऐसा माहौल क्रिएट करना कि लिबरलाइज्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो किया जाए. सो रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WTO. तो दीज आर द फैक्टर्स बेसिकली. ये फैक्टर्स हैं जिन्होंने फैसिलिटेट किया कि जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शंस मैनेज करें, मार्केट्स को एक्सेस करें और ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स को एग्जीक्यूट करें. और ये सब जन्म देते हैं मुल्कों के रैपिड इंटीग्रेशन को. एंड दैट रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्रीज़ इज़ द ग्लोबलाइजेशन. दिस इज़ हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड इट. ये कोई आम बातचीत का मसला नहीं है, वैश्वीकरण हो गया वाला फलाना ढमकाना. इट्स अ टेक्निकल मैटर. आपको इसे टेक्निकली ही डील करना पड़ेगा. जब हम ग्लोबलाइजेशन के लेवल पर बात करते हैं तो वैश्वीकरण में मुल्कों से जुड़ते हैं. कई डायमेंशंस में ये हो सकता है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल. नथिंग टू वरी अबाउट. आज के चैप्टर में ये मैटर्स अंडर कंसिडरेशन नहीं है. हम जब इसे समझ रहे हैं तो वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर ऑफ ग्लोबलाइजेशन. किस डायमेंशन में? दिस पर्टिकुलर डायमेंशन. हम इसका पूरा फोकस ट्रेड, प्रोडक्शन एंड मार्केट्स तक रखेंगे. यानी कि मेजॉरली आप इसे इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करने जा रहे हैं. कहीं भी गलत फहमी मत रखिएगा कि हम इसे सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल डायमेंशन में भी पढ़ने जा रहे हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे. ओके तो हम इसे उस मैनर में लिमिटेड रखेंगे, वरना चैप्टर अपना पर्पस सर्व नहीं कर पाएगा. चलिए शुरुआत करते हैं, चीज़ों को समझते हैं और ये सब आपको प्रैक्टिकली घटित होता दिखाते हैं. ये सब हम आपको बताएंगे कि प्रैक्टिकली ये कैसे हुआ है. आपको अभी फील होने लग जाएगा कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए था, तभी तो सब कुछ हो पाता. ओके चलो देखिए, जब भी हम ये कहते हैं कि हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कहानी समझेंगे वैश्वीकरण की. तो प्रोड्यूस करते हुए, प्रोडक्शन करते हुए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं जिनके कॉम्बिनेशन के बिना कुछ प्रोडक्शन नहीं हो सकती, वो फैक्टर्स होते हैं. द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमने आपको पढ़ाया है लैंड एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लेबर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, स्किल्ड और अनस्किल्ड. कैपिटल इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और कैपिटल मतलब यहाँ पर बात हो रही है फिज़िकल कैपिटल की, और उसके आगे दो ब्रांचेस होती हैं, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. हमें कैपिटल ही पता होना चाहिए. एंड द लास्ट वन इज़ द ह्यूमन कैपिटल, जिसे हम एंटरप्रेन्योरशिप भी कह सकते हैं. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ये चार फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोडक्शन के लिए. इज़ दैट क्लियर? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है. चलिए, जब हम इतिहास में जाएं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि बाय एंड लार्ज जो ग्लोबली सोसाइटी एग्जिस्ट करती रही वो ज़्यादातर विलेज बेस्ड सोसाइटी ही रही. और विलेज बेस्ड सोसाइटी में जो प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन का जो स्केल होता है वो स्मॉल होता है. यानी कि जो वॉल्यूम होता है वो बहुत लेस वॉल्यूम होता है. ओके, स्मॉल, लार्ज नहीं होता. तो स्मॉल स्केल प्रोडक्शंस ग्लोबली वर्ल्ड वाइड होती रही हैं. नेचुरली हम उनमें बड़े अर्बन सेंटर को भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो भी हुआ है, हम ही ने पढ़ा है, लेकिन हम इसी की बात करेंगे. अभी इतना होता रहा. ओके, अलग अलग सोसाइटीज़ में जब इन विलेजेस ने एक सफिशिएंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन अचीव की, जब एक सफिशिएंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन अचीव की, तो उस सरप्लस की बदौलत अर्बन लाइफ भी एग्जिस्टेंस में आई है. अर्बन लाइफ जिसमें कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़ का डोमिनेंस होता है. और नेचुरली सरप्लस के एग्जिस्टेंस में आने से ये होगा, क्योंकि जब सरप्लस एग्जिस्टेंस में आता है तो जैसे सरप्लस के फॉर्म में हम यहाँ पर इसको मान करके चलें, द सरप्लस ऑफ
एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर बीइंग अ प्राइमरी गुड बतौर रॉ मटेरियल यूज़ होता है, और जब आपके पास वो सरप्लस में है तो फिर आप उसको प्रोसेस करते हैं, और जैसे ही आपने प्रोसेसिंग की, सरप्लस की प्रोसेसिंग, तो वैसे ही आप नॉन फार्म एक्टिविटी में आ गए। एग्रीकल्चर में सरप्लस हुआ कॉटन, दैट इज़ रॉ मटेरियल, आपने प्रोसेसिंग की, दैट इज़ यार्न, दैट इज़ द नॉन फार्म एक्टिविटी। कॉटन इसीलिए ही आप लगा पाए ना, क्योंकि पहले सरप्लस हुई हैं फूड ग्रेन्स, पहले पेट भरने की ज़रूरतें पूरी हो गई, और फिर आपने तन ढकने की चीज़ों को उगाना शुरू किया। जानवर की खाल से आगे निकल गए अब आप, है ना। पेट ही ना भरा होता और मनुष्य ये विवेक रखता कि पहले कपास लगा ले, कपास खाता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर समय आगे बढ़ा, गन्ना भी उगाया, और फिर गन्ने की चीनी बनानी भी सीखी, गुड़ बनाना भी सीखा। तो हम शहर कहते ही उन्हें हैं। जब विलेज सोसाइटीज़ में सरप्लस प्रोड्यूस हुआ, उसी सरप्लस को जब सोसाइटीज़ ने प्रोसेस किया, नॉन फार्म एक्टिविटी ने डोमिनेट करना शुरू किया, अर्बन लाइफ एग्जिस्टेंस में आई। आर्ट एंड कल्चर प्रोग्रेस किया, आर्ट प्रोग्रेस हुई, आर्ट ऑफ मेकिंग मोलेसेस, आर्ट ऑफ मेकिंग यार्न, है ना, आर्ट ऑफ मेकिंग पॉटरी। तो डिफरेंट आर्ट, डिफरेंट कल्चर्स, द कल्चर ऑफ पॉटर्स, the culture of ironsmiths, and the culture of potters, these cultural groups are performing the art of pottery. Okay, so different art and cultures existence में आई। in art and, समझ में आ रहा है बेटा? उधर क्या देख रही थी? आर्ट एंड कल्चर। अच्छा, बैग मत लगाओ भाई, है ना, बत्ती बोर दियाँ गोलियाँ ना चलाओ। आर्ट एंड कल्चर, वो ध्यान भटक रहा है बेचारी का, 2 नंबर कम आ गए पेपर में, फिर सब रह जाएगा। आगे क्या चल रहा है दिल्ली विल्ली आपको पता ही। तो आर्ट एंड कल्चर जो है वो प्रोग्रेस हुए, तो डिफरेंट आर्टिजनल ग्रुप्स प्रोमिनेंट हुए, है ना। तो उन्होंने कई इस तरह की गुड्स और सर्विसेज को परफेक्ट कर लिया, स्पेशलाइज्ड कर लिया, जो वहीं पर सीमित है, कहीं और नहीं है। इस तरह की सरप्लस या इस तरह की डिस्टिंक्ट चीज़ें विश्व भर में मांगी जाने लगी, और फिर उन चीज़ों का आदान प्रदान शुरू हुआ। इंडस वैली सिविलाइजेशन के आइटम्स इजिप्शियन नाइल रिवर सिविलाइजेशन में भेजी जाने लगी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस में जाने लगी, उनकी आइटम्स भारत आने लगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन आने लगी। इस तरह से गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज एग्जिस्टेंस में आ गया। अर्बन सेंटर्स ने इन चीज़ों को फैसिलिटेट किया, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ ने इनमें डोमिनेंट रोल प्ले किया। इज़ दैट क्लियर? तो यस, देयर वर अर्बन सेंटर्स। तो ट्रेड उस समय में भी एग्जिस्टेंस में आया, एंशिएंट सोसाइटीज़ के समय में, लेकिन उतने व्यापक स्तर पर हम इसे वैश्वीकरण नहीं मान सकते। मतलब ये उतना रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ द सोसाइटीज़ नहीं था। दे वर एक्सेप्शनल थिंग्स, दे वर नॉट द रूटीन थिंग्स। ये उस समय की सोसाइटी का नॉर्मल नहीं था। ओके, नॉर्मल हमेशा से जो बना रहा है वो एग्रेरियन सोसाइटी रही है, दैट एग्रेरियन आइडिया। लेकिन समय के बदलने के साथ कुछ बदलाव आए। वो बदलाव क्या हुए? 1500 ऑनवर्ड्स यूरोप में, ड्यू टू यूरोपियन रेनेसेंस, मॉडर्न साइंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न आइडियाज़ ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी एग्जिस्टेंस में आए। व्यक्ति साइंस और उसकी रीजनिंग के हिसाब से जीवन जीने लगा। बहुत ही संस्कृतियों में ये मान्यताएं थी कि समुद्र नहीं लांघना, पानी नहीं लांघना, ऐसे विचारों पर सवाल खड़े किए गए। जब कोई जवाब नहीं आया, इन विचारों को छोड़ना पड़ा। उस मॉडर्न साइंस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से यूरोप में आए इस रेनेसेंस ने, पुनर्जागृति के आंदोलन ने लोगों को अपनी साइंस, अपने लॉजिक्स, अपनी रीजनिंग
पर फोकस करना सिखाया और ये कहा कि अपनी जीवन की दयनीय परिस्थितियों के लिए, ये अपनी डिग्रेडेड डेस्टिट्यूशन ओरिएंटेड सिचुएशंस के लिए किसी सुपरनेचुरल पावर या ऑलमाइटी या गॉड को रिस्पॉन्सिबल बनाने से बेहतर है कि आप अपने सराउंडिंग्स को बेटर जानें। आप अपने सराउंडिंग्स को जान करके अपने अनुकूल सराउंडिंग्स को बदलें, अपने अनुकूल चीज़ों को ढाल लें। और ऐसे में जब आप बेहतर तरीके से अपने सराउंडिंग को समझेंगे, उन्हें अपने अनुकूल ढाल लेंगे, आप अपने जीवन को बेहतर कर लेंगे, आप अपने लिविंग को बेटर कर लेंगे। तो लिविंग को बेटर करने की क्षमता, लिविंग को बेटर करने के मार्ग आपके आसपास हैं और क्षमता आप में है। प्रकृति ने आपको भरपूर दिया है, उसे उपयोग करना सीखें। ऐसे विचार उस समय में महत्वपूर्ण हुए कि ह्यूमन पर फोकस किया गया कि ह्यूमन को ह्यूमन रीजनिंग की पावर समझनी चाहिए, उसे किसी भी चीज़ को रैशनल अप्रोच से देखना चाहिए, उसे सुपर नेचुरल चीज़ों पर रिलाई नहीं करना है, उसे इस अनंत यूनिवर्स में समाई हुई फोर्सेस, एनर्जीज, फिनोमेनास को स्टडी करना चाहिए और उन्हें अपनी क्षमता से अपनी बेहतरी के लिए अपनी इच्छाओं के अनुरूप प्रयोग में लाना चाहिए। जैसे आज आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, माइक्रोवेव सबको यूज़ में लाते हैं, एक्स रेज भी इस्तेमाल, इतना व्यक्ति सक्षम हो गया कि एक्स रे भी इस्तेमाल करने लगा और अंदर झांक लिया शरीर के, जीते आदमी के अंदर झांक लिया कि हड्डियां क्या कर रही हैं। पहले कहाँ ये था। दार्शनिक ये जरूर कहता था कि मैं आपके मन में झांक सकता हूँ, हड्डियां तो वो भी नहीं देख पा रहा था। ये सब यूरोप में हुआ। इसके फलस्वरूप ये हुआ कि बड़ी बड़ी समुद्री यात्राएं करने के लिए कुछ नए इंस्ट्रूमेंट्स एग्जिस्टेंस में आए, जिनमें एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास की मदद से आप गहरे समुद्रों में जाने के बावजूद भी रास्ता नहीं भटकते थे। पृथ्वी को अच्छे रूप में समझा गया और इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की गई, जैसे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स। इसकी मदद से आपको गहरे समुद्रों में जाने के बाद भी कोऑर्डिनेट्स मिल जाते थे। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स की मदद से आप ये पता लगा पाते थे कि हम इस समय कहाँ हैं और हमें कहाँ को जाना है। मैग्नेटिक कंपास आपको दिशा के बारे में बताती रहती थी। इन चीज़ों ने और अच्छे टिकाऊ मटेरियल की लंबी यात्राओं को सक्षम बनाने में अस्तित्व में आए बड़े बड़े पानी के जहाज। पहले हम समुद्री यात्राएं करते थे किनारे किनारे, बहुत लंबी और समस्याओं से भरी होती थी। अब हम समुद्र को लांघ सकते थे बीचों बीच। इस तरह की जब यात्राएं सफल हुई, व्यक्ति कई दूसरी जगहों पर गया। उसने वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को स्टडी किया, समझा, जाना, वहाँ के लोगों को जाना, समझा। तो उसने ये देखा कि मैं जिस भी किसी ज़मीन पे रहता हूँ वहाँ मौसम बदलते हैं और मौसमों के बदलने के साथ वहाँ वनस्पतियाँ यानी कि वेजिटेशन यानी कि क्रॉप्स भी बदलती हैं। लेकिन पृथ्वी क्योंकि गोल है और अपने एक्सिस पर झुकी हुई है, इंक्लाइंड भी है, इसके कारण पृथ्वी के अलग अलग हिस्से में अलग अलग मौसम है। और अगर मैं उन एक ही समय में उन अलग अलग मौसमों के क्षेत्र को कंट्रोल में कर लूँ तो सारा साल मुझे मेरी ही जगह पर बैठे बैठे वो फसल कॉन्टीन्यूटी में मिल सकती है जो मुझे चाहिए, वो गुड्स कॉन्टीन्यूटी में मिल जाएंगी जो मुझे चाहिए। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मौसम बदल जाएगा, लेकिन पृथ्वी के दूसरे छोर पे वही मौसम आ जाएगा जो उस फसल के लिए अनुरूप है, मैं वहाँ से वो मंगवा लूँगा। इस तरह से विश्व भर का ज्ञान इकट्ठा हुआ, लोगों के बारे में जानकारियाँ, पेड़ पौधों के बारे में जानकारियाँ, सागर, नदियाँ, उनकी जानकारियाँ, मिट्टियों की जानकारियाँ। भाई ये दौर था एक्सप्लोरेशन का, बहुत एक्सप्लोर हुआ। रेनेसेंस की क्रांति के कारण यूरोपीय समाज ने विश्व भर में जाके साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, यूरोप के दूसरे हिस्से और एशियन कॉन्टिनेंट्स में जा कर के और दुनिया भर के चारों महासागरों को, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशन, इन सब जगह पर जा कर के स्टडी किया, समझा, जाना। ओके।
और इसकी बदौलत उसने जो भी अब तक उसकी समस्याएं थी उसको दूर करने के उपाय ढूंढ लिए। सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि उन्होंने अपने वहाँ पर खेती बाड़ी में एक बदलाव किया, एग्रीकल्चर में कुछ चेंजेस लाए। वो चेंजेस ये थे कि एग्रीकल्चर, छोटे छोटे किसानों के पास ज़मीनें बटी हुई थी, उन ज़मीनों को इकट्ठा किया और बड़े किसानों को दिया, द बिग लैंड लॉर्ड्स। जब आप ज़मीनों को इकट्ठा करके बड़े किसानों को देंगे पहला, और जितनी भी कम्युनिटी लैंड थी, जिसे शामलाट ज़मीनें कहते हैं, कम्युनिटी लैंड, जो ज़मीनों का कोई एक स्वामी नहीं है, जिन ज़मीनों पर कम्युनिटीज़ का अधिकार है, चरवाहे वहाँ पशु चराते हैं, वहाँ पर तालाब खोदे जाते हैं, वहाँ पर कम्युनिटी के लिए वृक्ष लगाए जाते हैं, वो कम्युनिटी लैंड्स। तो छोटे छोटे किसानों से ज़मीनें इकट्ठी करके बड़े किसानों को देना, कम्युनिटी लैंड को इकट्ठा करके भी बड़े किसानों को देना, तो फ्यू नंबर ऑफ बिग लैंडलॉर्ड्स, ताकि फार्मिंग ऑपरेशंस इकोनॉमिकली इंसेंटिवाइज हों, हम बड़े स्केल पर फार्मिंग ऑपरेशंस ऑर्गेनाइज करें। क्योंकि रेनेसेंस की मदद से बहते पानी से एनर्जी कैसे ड्रॉ करनी है ये सीख लिया, धीरे धीरे कोयले से कैसे पानी गर्म करके स्टीम बना के उसे बतौर पावर यूज़ किया जा सकता है, इसको सीख लिया। ऐसी चीज़ें जब सीखी तो धीरे धीरे उनको पिस्टन की कला आ गई, और जब पिस्टन मूव करना शुरू हुआ तो उनको यह समझ आया कि ट्रैक्टर चलाया जा सकता है स्टीम से, रेलगाड़ी चलाई जा सकती है स्टीम से, शिप चलाया जा सकता है स्टीम से, ये सब चलाया जा सकता है। क्योंकि अगर कहीं पर कोई टरबाइन घुमा ली जाए तो उस टरबाइन की शाफ्ट से लगा हुआ पिस्टन घूमेगा, और अगर पिस्टन घूमे तो पिस्टन से शाफ्ट निकाल करके पहिए घुमाए जा सकते हैं, क्योंकि पिस्टन ही घूमता है तो पहिए घूमते हैं। और अगर हमने ये कर लिया तो सब बेहतरीन है। तो इस तरह से नए नए मिनरल्स को निकालना, जैसे कोयला, उन मिनरल्स की पावर को समझा, उनसे पानियों को उबालना, जैसे बॉयलर की मदद से स्टीम बनाना, और स्टीम के बहुत ज़बरदस्त प्रेशर से टरबाइंस को घुमाना, टरबाइंस को घुमा करके पहले मशीनें चलाना और फिर टरबाइंस को घुमाकर बाद में जाके बिजलियाँ पैदा करना, विद्युत। तो ये जो चीज़ें हैं ये सराउंडिंग को समझने की वजह से आई। तो सराउंडिंग को बेटर समझने की वजह से बेहतर नक्शे बनाए धरती के, जिससे लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, महासागर, पृथ्वी के सिरे, इलाके कहाँ कहाँ हैं ये जाना, मौसमों को जाना, खेती बाड़ी का अच्छा ज्ञान हुआ, मिट्टियों को जाना, फसलों का अच्छा ज्ञान हो गया, नए नए मिनरल्स की मदद से नए नए फर्टिलाइज़र्स को शुरुआत में लाना, और कई तरह के इक्विपमेंट्स बनाना, मोटर्स और मशीन्स बनाना, और खेतों को इकट्ठा कर देना। इन सब कारणों से यूरोपियन समाज में खेती बाड़ी में बहुत विकास हुआ। लेकिन इसके कुछ और परिणाम भी हुए। जब खेती बाड़ी में इस तरह का विकास हुआ तो वो सारे लोग जो पहले छोटे छोटे खेतों में काम करते थे वो खेती बाड़ी से फ्री हो चुके हैं, पहला सेगमेंट वो। दूसरे वो लोग जो खेती में लेबर देते थे, मशीनीकरण होने के कारण वो भी खेती से फ्री हो गए। तीसरे यही लोग जो छोटे छोटे खेतों के साथ अपनी लाइवलीहुड मेंटेन करने के लिए छोटे छोटे कुटीर उद्योग, छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्री, मैनुअल वर्क की मदद से हाउस होल्ड लेवल पर प्रोडक्शन किया करते थे। क्योंकि अब इनको अपने खेत एक्सेसिबल नहीं है, इनको रॉ मटेरियल एक्सेसिबल नहीं है, इनको अल्टरनेटिव लाइवलीहुड एग्रीकल्चर के रूप में एक्सेसिबल नहीं है, ये भी फ्री हो गए। तो ये छोटे छोटे कुटीर उद्योग के लोग, ये एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ये छोटे छोटे किसान, वो चरवाहे, पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़, ये सारे फ्री हो गए। खेती बड़े किसान के पास चली गई और बड़ा किसान तकनीक की मदद से उसे करने लगा। इस खेती ने बहुत बम्पर प्रोडक्शंस की। इस बम्पर प्रोडक्शन ने कई रिजल्ट दिए। पहला रिजल्ट, लोगों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिला, इसकी वजह से भूखमरी कम हो गई, गरीबी कम हो गई, जनसंख्या बढ़ी, क्योंकि ज़्यादा लोगों को भोजन करा सकते हैं अब आप। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोड हुई, तो मोर नंबर ऑफ पीपल फर्स्ट। सेकंड, इसी बढ़ी हुई एग्रीकल्चरल सरप्लस ने
इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल सरप्लस अमाउंट में देने का एक कंसिस्टेंट प्रॉमिस कर दिया कि कंटिन्यूटी में रॉ मटेरियल मिलता रहेगा। और तीसरा, इस तरह के एग्रीकल्चर से फ्री हुआ ये सारा सेक्शन रेडीमेडली अवेलेबल था किसी अल्टरनेटिव एक्टिविटी में बतौर लेबर। तो जब किसी समाज में एग्रीकल्चरल सरप्लस चरम पे हो, पीक पे हो, जनसंख्या बढ़ रही हो तेज़ी से, तो नए लोग इकोनॉमी में जुड़ रहे हों जो डिमांड क्रिएट करेंगे, जो बतौर लेबर भी परफॉर्म करेंगे, और जिनको ऑर्गेनाइज करने के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना है जो आगे फर्दर डिमांड क्रिएट करेगा। नई सड़कें, नई बिल्डिंगें, नए घर, नई नालियाँ, नई व्यवस्थाएं। पहले की एक्टिविटी से फ्री हो चुके कई ज़्यादा तादाद में लोग इंडस्ट्री को बतौर रॉ मटेरियल मिलने वाली बड़ी बम्पर पैदावार के रूप में, वो रॉ मटेरियल खेतों से, और स्किल्ड लोग जो छोटे छोटे कॉटेज उद्योग चलाते थे फ्री हो चुके हैं, अवेलेबल हैं। इन सारी ग्राउंड्स के क्रिएट होने से यूरोप में एक बदलाव ये आया कि 1720, 30, 40 के अराउंड वहाँ पर कंसंट्रेटेड प्लेसेस में प्रोडक्शंस ऑर्गेनाइज की जाने लगी। सरप्लस अवेलेबल लेबर, सरप्लस अवेलेबल रॉ मटेरियल, सरप्लस अवेलेबल स्किल्स एंड इनफ डिमांड। एंड सोसाइटी कहाँ से गुजर रही है? एग्रीकल्चरल बूम के कारण प्रोग्रेस से। इसके कारण 1720, 30, 40 ऑनवर्ड्स औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत यूरोप के कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स में हुई। और वो कैसी चीज़ों पर निर्भर रहेगा? जो खेतों से आने वाली प्राइमरी गुड्स है। तो नेचुरली शुरुआत किससे होगी? द टेक्सटाइल, बड़े बड़े सेंटर। दूसरी शुरुआत द मिनरल्स, आयरन, स्टील, ऐसी चीज़ें जिन्हें आज की डेट में आप हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। तो इस तरह की प्रोसेसिंग यूनिट्स वहाँ पर लगने लगे और बड़े स्तर पर। तो एक ही जगह पर एक फैक्ट्री है, अब लोग घरों में कॉटेज इंडस्ट्री में प्रोड्यूस नहीं करेंगे, एक समय पे सारे फैक्ट्री में आएंगे, फैक्ट्री में प्रोड्यूस करेंगे। फैक्ट्री में ये प्रोडक्शन मशीनों की मदद से होगी तो मास स्केल प्रोडक्शन होगा। तो प्रोडक्शन मास स्केल पे होगा, प्रोडक्शन स्टैंडर्ड होगा, एक जैसा प्रोडक्ट होगा। जब मास स्केल पे प्रोड्यूस हो रहा है, एक ही जगह पे प्रोड्यूस हो रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप बेहतर मैनेज कर पा रहे हैं, खर्चे घटा पा रहे हैं, तो प्रोडक्शन भी चीप होगा। तो स्टैंडर्ड यानी कि अच्छी क्वालिटी का, बड़ी तादाद में, कम कीमत में पैदावार होने लगी, तो प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया। अब इस प्रोडक्शन को सस्टेन कराने के लिए सबसे ज़रूरी है दो चीज़ें। पहला तो मार्केट, कि इसे कंज्यूम कौन करे, क्योंकि आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं विदाउट बायर, उस प्रोडक्शन का कोई लॉजिक नहीं है। तो यू नीड अ बायर। पंखा बंद करो, एसी बंद कर दो, गर्मी कर दो, नींद आ रही है इनको। तो पहला तो यू नीड अ बायर। विदाउट बायर यू कैन नॉट प्रोड्यूस। आप किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे? सेकंड, यू नीड टू फेच लार्ज शेयर ऑफ मार्केट। फॉर दैट यू नीड टू प्रोड्यूस चीपर। सस्ता बनाना है, जिसके लिए सस्ता रॉ मटेरियल, सस्ती लेबर चाहिए। तो यूरोप में आए 1500 AD के ऑनवर्ड्स इन वैज्ञानिक बदलावों ने जब वहाँ पर बड़े स्तर का खेतीबाड़ी बदलाव किया, जिससे कि वहाँ पर एक औद्योगिक क्रांति ने जन्म लिया, जो कि 1861 तक अपने पीक पे आया, जिसे कहते हैं द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इसने कई मांगें भी पैदा की। और वो मांगें क्या थी? वो मांगें थी कि सस्ता रॉ मटेरियल, सस्ती लेबर मिले, लेकिन दुनिया भर में बेहतरीन मार्केट्स का एक्सेस भी मिले। द टू रिक्वायरमेंट्स टू सस्टेन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ यूरोप एंड द पर्टिकुलरली ब्रिटेन। हालांकि ये फ्रांस, स्पेन, इटली, हर जगह पर था। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये अमेरिका में भी हुआ। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये चीज़ें वहाँ पर, ये डिमांड्स वहाँ पर क्रिएट होने लगी। इन चीज़ों ने विश्व को बहुत बदला है।
जो वैश्वीकरण करा करके देगा, ग्लोबलाइजेशन करा के देगा। तो क्या मैं इस स्टोरी को यहीं पे रोक दूं? आपको चीप लेबर, रॉ मटेरियल की नीड है और आपको लार्ज शेयर ऑफ मार्केट चाहिए, है ना? ये दो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। रोक देते हैं इस कहानी को यहीं पर, आगे बढ़ते हैं दूसरी कहानी के साथ। जब हमने अभी पढ़ा कि हम ग्लोबलाइजेशन को रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज़ के रूप में समझते हैं। रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज़ की फॉर्म में हमने देखा एक्चुअली में इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोडक्शन एंड द मार्केट, और हमने देखा कि ये सब हो रहा है क्योंकि ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है। करवाने वाले प्लेयर हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, लेकिन वो ये करा पा रहे हैं क्योंकि कुछ फैक्टर्स बने। फैक्टर तकनीक बना, फैक्टर लिबरलाइज्ड पॉलिसीज़ बना, और फैक्टर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका बनी, द रोल। उन चीज़ों को अब एग्जिस्टेंस में लाने का समय आ गया है। देखिए शुरुआत से ही मुल्कों को जोड़ने का काम, तो मुल्क वर्ड कहना सीख नहीं, अगर पहले चले जाएं तो संस्कृतियों को, समाजों को, सोसाइटीज़ को, सिविलाइजेशंस को जोड़ने का काम शुरुआत से ही जो करते रहे वो व्यापार करता था। तो ट्रेड वाज द मेन फोर्स। ओके, तो ट्रेड वाज द मेन फोर्स जो शुरुआती समय से ही सोसाइटीज़ को, सिविलाइजेशंस को इंटीग्रेट करता रहा है, पर स्केल उतना बड़ा नहीं था। तो ट्रेड वाज द मेन थिंग। इतनी बात क्लियर है? और ये हमने पढ़ा है हिस्ट्री किताबों में, सोसाइटी में अलग अलग जगह पर, और मैंने अभी बताया भी, उसकी एक झलक भी दी कि अलग अलग संस्कृतियों में ट्रेड हुआ करता था। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये पढ़ते भी हैं। भारत और दक्षिणी भारत का और दक्षिण एशियाई राज्यों का ईस्ट और वेस्ट के साथ ट्रेड हम जानते हैं, है ना? किन किन दुनिया के साथ होता था ये सारा हम जानते हैं। आई होप अब तो नहीं किसी को कुछ आलस आ रहा। बस आएगा तो बताना, मैं दूसरा भी ऑफ करा दूंगा, बिकॉज यहाँ पे आपके लिए हमें लेक्चर देना है। आपको अपने लिए लेना है कि नहीं, वो हम इंश्योर करा देंगे। व्यक्ति मोरालिटी से नहीं चले तो उसे रूल रेगुलेशन से चलाना पड़ता है। ओके, मोरालिटी ऑलवेज कम्स फर्स्ट, बट सेकंड सुभाष चंद्र बोस जी का डंडा, वो ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ? ट्रेड ही इंटीग्रेशन फैसिलिटेट करा के दे रहा है। अब ज़्यादा पीछे ना जा कर के ज़रा इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाले समय में आ जाए। इस समय में दुनिया भर में जो ट्रेड हो रहा है, जो मूवमेंट हो रही है, वो किन चीज़ों की मूवमेंट हो रही है? तो आप देखेंगे कुछ खास चीज़ों की मूवमेंट हो रही है। सबसे पहले जो मूवमेंट हो रही है आप देखेंगे, द मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स आर मूविंग अक्रॉस द कंट्रीज, अक्रॉस द बॉर्डर्स। Second, you will see food products. Food products are moving across the borders. Third, you see finished products. Finished products are moving across the borders. अभी बता देते हैं, इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने, बेटा इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने जब ये मांग पैदा कर दी ब्रिटिशर्स के सामने और यूरोपियंस के सामने कि चीप लेबर चाहिए, चीप रॉ मटेरियल चाहिए, इनपुट के रूप में ये चीप चाहिए, और जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए मार्केट का लार्जर शेयर चाहिए, तभी सस्टेन हो पाएगा मॉडल। तो इसके लिए क्या किया? दुनिया भर में रिसोर्स रिच एरियाज़ को ऑक्यूपाई किया गया, कंट्रोल किया गया। ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, इटली ने, स्पेन ने उन्हें अपनी कॉलोनी बनाया, और इस दौर को कॉलोनियलिज्म का दौर कहते हैं। ये कॉलोनियलाइजेशन है, ये प्रक्रिया कॉलोनियलाइजेशन है। ये करने वाले कॉलोनियलिस्ट हैं। तो कॉलोनियलिस्ट ने कॉलोनियलाइजेशन की प्रक्रिया का पालन करते हुए कॉलोनियलिज्म किया। भारत ऐसी ही एक कॉलोनी था ब्रिटेन की। क्यों बनाया जाता था हमें कॉलोनी? किसको सर्व करने के लिए? द मदर कंट्री। मदर कंट्री वाज ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, जिसके बगल में कौन है? आयरलैंड। क्रांति से हासिल हुआ वो।
जानती हो 1920 क्रांति का दौर, पढ़ाएंगे, चिंता मत करो। बड़ी खूनी क्रांति है आयरिश रेवोल्यूशन, मजाक नहीं है। हमारे भारतीय सेनानी भी प्रभावित होते रहे हैं उससे। ओके, आ जाओ। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी बड़ी भूमिका है, हमने कुछ लिया है उनसे। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, आयरलैंड से लिए हमने। हो गया MCQ। चलो इधर आओ। तो अब बड़ी मौज करते रहते बच्चे। तो जब कॉलोनियलिज्म भारत में काम कर रहा था, इंडिया को उन्होंने अपनी मदर कंट्री को सर्व करने के लिए इंडियन नेचुरल रिसोर्सेज, इंडियन पीपल, इंडियन मार्केट्स, सबका उद्देश्य उनकी इकोनॉमी को सर्व करना था। जब ऐसा मॉडल बना लिया उन्होंने, तो तब उस दौर में क्या होता था, गुड्स वर मूविंग अक्रॉस द बॉर्डर्स। It was the basis of the integration of the countries to civilization. But in which fashion goods were moving around the borders in that period in the world? रॉ मटेरियल इंडिया से जाता था कॉलोनियल कंट्रीज, वो जो कॉलोनियल मास्टर्स हैं उनके पास। यहाँ से रॉ मटेरियल, यहाँ से लेके जाएंगे कपास, कॉटन, यहाँ से लेके जाएंगे जूट, यहाँ से लेकर के जाएंगे शुगर केन, यहाँ से लेकर के जाएंगे टोबैको, सब कुछ यहाँ से लेके जाएंगे। यहाँ से लेके जाएंगे टी, यहाँ से लेके जाएंगे कॉफ़ी बीन, सब कुछ यहाँ से लेकर के जाएंगे और वहाँ पर जाकर के प्रोसेस करके दुनिया भर को बेचेंगे। तो रॉ मटेरियल जाएगा इंडिया से वहाँ, फूड प्रोडक्ट्स यहाँ से जाएंगे, अनाज अपने लोगों का पेट भरने के लिए, अनाज के भर भर के पानी के जहाज यहाँ से जाएंगे वहाँ, और वहाँ से यहाँ क्या आएगा, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। उनकी फैक्ट्रियों में बना हुआ फिनिश्ड प्रोडक्ट इंडिया, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, इन सारे मुल्कों में आएगा, अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाएगा, मिडल ईस्ट में जाएगा, चीन में भी जाएगा, दुनिया भर में जाएगा। तो कॉलोनियल मॉडल क्या था? कॉलोनियल मॉडल के दौरान दुनिया इंटीग्रेट कैसे हुई? मूवमेंट थी चीज़ों की। मूवमेंट क्या थी? मूवमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल्स मेजॉरली। तो रॉ मटेरियल्स गोइंग आउटसाइड फ्रॉम द कॉलोनीज टू द मास्टर कंट्रीज, फर्स्ट। सेकेंड, food grains going from the colonies to the master countries, and finished products coming to the colonies from the master countries. Okay? तो जब यहाँ से यहीं पे आपके ही मुल्क के लोगों को अपनी कंपनी के लिए बतौर लेबर इस्तेमाल करके रॉ मटेरियल उगवा लेते हैं, फिर लेबर यहाँ से वहाँ ले जाने की ज़रूरत नहीं। बट एक समय आया जब कोई ख़ास इलाके जाकर के जीत लिए, कब्जा लिए, तो वहाँ पे काम करने के लिए ख़ास तरह की लेबर चाहिए थी। सेंट्रल अमेरिकन आइलैंड्स में काम करने के लिए चाहिए थे द अफ्रीकन्स, तो अफ्रीकन्स को वहाँ ले जाया गया। एटलांटिक और पैसिफिक ओशियन, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया नाम के जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, यहाँ पर काम करने के लिए ख़ास तौर पर स्किल्ड भारतीय चाहिए थे, इनको यहाँ से वहाँ ले जाया गया। ट्रिनिडाड, टोबैगो, इन सब इलाकों में बसाया गया। भारतीय मूल के लोग आज वहाँ बस रहे हैं, पहले स्लेवरी के रूप में, बाद में इंडेंचर्ड लेबर के रूप में। तो पहले इन मुल्कों में जा कर के इनकी लेबर लेके इनसे चीज़ें उगवाई, उन्हें रॉ मटेरियल के तौर पे लेके गए, फिर इन्हें भी उठा कर ले गए वहाँ जहाँ से चीज़ें उगवानी है। तो इस तरह से यूटिलाइजेशन किया। एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वर्ल्ड इस मैनर में इंटीग्रेटेड था ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। लेकिन समय के साथ चीज़ें बदली, समय के साथ चीज़ें बदली। 1939 से 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार हुई, द्वितीय विश्व युद्ध। मेजॉरिटी जितनी भी कॉलोनियल कंट्रीज़ थीं वो आज़ाद हो गईं और उन्हें अपना भाग्य तय करने का अवसर दिया गया। उनको आज़ादी दी गई कि आप डिटर्मिन करिए कि आपका फ्यूचर क्या होगा। तो सभी मुल्कों ने आज़ाद होकर के अपनी सरकारें बनाई। अब सभी नेशंस का अपना अपना स्टेट है, अपनी अपनी गवर्नमेंट है, तो नेचुरली वो अपने हक में, अपने हित में फैसले लेंगी। अब तो खुली आंखों से बिल्कुल स्पष्ट रूप में तो ये नहीं हो पाएगा जो पहले हो पा रहा था, अब तो नहीं हो पाएगा। इसका तरीका फिर क्या है? इसका भी तरीका है। अब क्या होगा? कंपटीशन पृथ्वी पे ख़त्म नहीं हुआ, कंपटीशन जारी रहा। ब्रिटिश कंपनियों में आपस में कंपटीशन।